आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर एनसीईआरटी से कुछ टर्म्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एनसीईआरटी को बहुत ही एक एक लाइन करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एनसीईआरटी जो बेसिक नॉलेज हमें देती है उससे काफ़ी क्वेश्चंस को हैंडल करने में वहाँ पर हेल्प मिलती है। प्रीलिम्स का लास्ट ईयर भी नहीं, इसी ईयर 2023 में कुछ क्वेश्चन थे, 14 या 15 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए थे। सो एनसीईआरटी को लाइन लाइन एक एक वर्ड को बड़े डीपली पढ़ना है यहाँ पर, और लाइन वाइज पढ़ना है, जिससे हमें पूरी बेसिक नॉलेज मिल सके और कोई भी चीज़ हमारी ना छूटे प्रीलिम्स के लिए। सो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी पॉलिटी, क्लास 9th में दिया है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। किसी भी देश के लिए लोकतंत्र का क्या मतलब है और लोकतंत्र की फाइनली हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में चैप्टर में बताया गया है। ये हमारा चैप्टर है। यहाँ पे कुछ परिचय दिया है इन्होंने। परिचय में बताया गया है लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषता को चिन्हित करता है कि कोई भी सरकार अगर लोकतांत्रिक है तो उसकी पहली विशेषता, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। हम किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक कब कहेंगे, लोकतंत्र होने का मतलब क्या है, देश में लोकतांत्रिक विशेषता क्या बात बताती है। इस अध्याय में पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर क्या है इस बात को जान पाएंगे। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज है जो इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में भी चर्चा करेंगे। यानी लोकतंत्र देश के अंदर क्यों ज़रूरी है, लोकतंत्र शासन की जो पद्धति है यही महत्वपूर्ण है, ये गैर लोकतांत्रिक शासन इससे बेहतर है। कौन सी पद्धति बढ़िया है शासन करने के लिए, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। यह शासन को जिस भी सरकार के अंदर, किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र है, वहाँ का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग उस देश को चलाया जाता है या नहीं चलाया जाता। मतलब लोकतंत्र की जो न्यूनतम एक विशेषता हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली है क्या, लोकतंत्र की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में पूरा चैप्टर हमें दिया है। सो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र सरकार के विभिन्न स्वरूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। सरकार का मतलब हमने देखा था, सरकार एक उस ग्रुप को या पार्टी को कहा गया था जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। वो रिप्रेजेंटेटिव अपना एक ग्रुप बनाते हैं और लोगों की समस्याओं को उन पर यानी कि शासन करते हैं, उनकी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। तो उस ही ग्रुप को या उस ये पूरी पार्टी को वहाँ पे सरकार बोला गया, जो कि लोगों के द्वारा, लोगों से और लोगों के लिए शासन करती है, उनकी समस्याओं का निपटारा करती है। सो लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों के कुछ सामान्य विशेषताएं भी लिखी गई हैं। एक आता है, सरकार हमारी दो तरह की हो सकती है, लोकतांत्रिक सरकार जिसमें लोगों का शासन है, और एक है गैर लोकतांत्रिक सरकार जिसमें शासन लोगों के द्वारा नहीं, जबकि वहाँ का कोई एक पर्टिकुलर राजा करता है या उसका कोई तानाशाह होता है। वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं चलता, लोकतंत्र नहीं चलता, उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। ये शासन की व्यवस्था होती है जो सरकार यहाँ पे शासन करती है। अब परिभाषा की ज़रूरत क्यों है हमें? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया। यह लोकतंत्र की परिभाषा करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती
और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती हैं। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी चर्चा में भाग लेने लगी। एक एग्जाम्पल को लेकर के इन्होंने समझाया कि एग्जैक्टली लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं या ये शासन की व्यवस्था किस तरीके से देश को वहाँ पे बेनिफिट देती है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करते हैं अपनी टीचर से, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता, पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई, अब ऐसा क्या ठीक लगता है? लिंगदो मैम है एक, ये इन्हें जवाब देती हैं कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले उनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ निकालते हैं, यानी शब्द पहले आता है और उसके अर्थ के बारे में हम बाद में सोचते हैं। एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है? मैरी कहती है फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है मैडम? अब मैम का आंसर है यहाँ पर कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो, तब हम बारिश की परिभाषा के बारे में सोचते हैं। लोकतंत्र भी यही बात लागू होती है, हमें इसके लिए भी एक स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं, जबकि होती नहीं है। रिबियन का कहना है लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब दो शब्दों से बनकर बना है, लोक जिसका मतलब है लोगों और तंत्र यानी कि सिस्टम, वह सिस्टम जहाँ पर शासन लोगों के द्वारा किया जाए, लोगों के लिए किया जाए, लोगों से किया जाए, तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि लोगों का सिस्टम, उसमें कम्प्लीटली जो पार्टिसिपेशन है, योगदान है, वो सिर्फ वहाँ के लोगों का ही होता है। कोई भी एक राजा या कोई भी एक तानाशाह उनके ऊपर अपना शासन थोप नहीं सकता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। मैडम ने अब्राहम लिंकन के बारे में पहले बताया था। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र किसे कहा जाता है कि वह शासन व्यवस्था जो लोगों के लिए हो, लोगों की हो और लोगों के द्वारा चलाई जाए, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। ये अब्राहम लिंकन के वर्ड से। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। अब इन्होंने एक और यहाँ पे बच्चे ने एक बात रखी है अपनी कि लोकतंत्र देश उसे कहते हैं जहाँ पर शासन व्यवस्था लोगों के लिए हो, लोगों की हो और लोगों के द्वारा चलाई जा रही हो। लेकिन अगर हम अपने देश के एक हिस्से को देखें, मेघालय में जाएं, तो वहाँ पर राज करते हुए लोग, मेघालय में हम स्वयं पर राज करते दिख रहे हैं। इस सभी लोग मानते भी हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की भी ज़रूरत है। क्या यह सही है? अब लिंगदो मैडम यहाँ पर और जवाब दे करके बताती हैं, मैं नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरानी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है, यह सभी लोग उसे सही मानते हैं। मैडम का कहना यह है कि अगर हमें कहीं से लोकतंत्र शब्द का परिभाषा मिलती है या उसका अर्थ हमें जानने को मिलता है, तो हमें उसके कहने के अनुसार अपने दिमाग को सेट नहीं करना है कि लोकतंत्र एग्जैक्टली वही है
जो हम सबसे सुनते हैं। हमें अपने अनुसार ये शब्द का मतलब निकालना है कि लोकतंत्र किस चीज़ को फिट बैठता है, लोकतंत्र का एग्जैक्टली मतलब क्या है, हमें इस लोकतंत्र को जो परिभाषा मिली है कितना सही साबित करती है, उस पर हम बात करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ लोकतंत्र का मतलब निकालते हैं एग्जैक्टली क्या हो सकता है। योलंदा कहते हैं, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, और जो लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, और डेमोक्रेशिया उस शब्द को बोलते हैं जिससे कि डेमोक्रेसी बनी है। यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से डेमोक्रेसी को बनाया गया है। यानी यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। सो इस प्रकार डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र का अर्थ हो गया कि लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की ज़रूरत क्या है। योलांदा का कहना था कि मैंने कहीं पर पढ़ा है डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है, यानी डेमोक्रेशिया शब्द यूनानी शब्द है जिससे लिया गया है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का सरकार, लोगों की शासन, या फिर लोकतंत्र कह सकते हैं। अब डेमोस कहते हैं लोगों को, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो लोगों का शासन यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहलाता है। जब हमें इतना पता है तो फिर भी हम परिभाषा क्यों ढूंढ रहे हैं, बच्चों का कहना है। अब मैडम यहाँ पे और बताते हैं, सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लें, इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया कि कंप्यूटर शब्द को ही ले लें। यह कंप्यूटिंग यानी कि गणना शब्द इससे बना है, गणना शब्द से बना है कंप्यूटिंग। मुश्किल गणनाओं को सरल करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता हो। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने और डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने में होता है। सही शब्द रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मैरी कहती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर और गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंक दो मैम कहती हैं कि यस एकदम सही है ये बात, इसलिए आओ और अब यह काम कर ही डालें, खुद ही करें, खुद ही सीखें। इसके बारे में एक एग्जाम्पल यहाँ ने दे दिया है, इससे तो यूपीएससी प्रीलिम्स का कोई कनेक्शन नहीं है जो दिया है। एक सरल परिभाषा है कि लोकतंत्र को हम कैसे समझें, एग्जैक्टली ये है क्या। उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोग अपनी जो ये जनता है, हम एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि सत्ता में जाकर अपना सरकार बनाता है, सरकार फिर शासन करती है और जो जनता की समस्या है उन्हें सुलझाती है, ये काम है। अब सब लोग जाकर के उस ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुन लेते हैं, वही हमारे ऊपर फिर शासन करते हैं और वो हमारी समस्याओं को ही हल करते हैं। तो लोकतंत्र शासन की एक ऐसी व्यवस्था हो गई जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, लोग ही शासक वहाँ पे शासन करते हैं, लोगों के लिए ही करते हैं ये। और इसमें यहाँ पे बताया है कि एक उपयोगी शुरुआत है
यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि म्यांमार के जो सैनिक शासक हैं उनका चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए, यानी जो लोग उस सेना पर अपना नियंत्रण करके बैठे थे वही शासक बन गए। उन्होंने अपना शासन करना शुरू कर दिया जनता पर। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी वहां पर नहीं है। म्यांमार के अंदर जो सैनिक शासक बन गए हैं, सेना पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया है, तो उस शासक उनके शासक बनने में कोई भी भागीदारी वहां पे जनता यानी कि लोगों की नहीं है। पिनोशे की अगर एक एग्जांपल देखें तो पिनोशे चिली, जिसे तानाशाह का एक चुनाव लोग नहीं करते हैं। पिनोशे भी एक ऐसी जगह है चिली में जहां तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब का एक एग्जाम्पल देखें तो शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में कोई जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया गया है। म्यांमार का एग्जाम्पल दिया कि सैनिक शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं होता। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण होता है वे देश में शासक बन जाते हैं। शासक जो भी फैसला लेते हैं उसमें लोगों की भी कोई भागीदारी नहीं होती। यानी एक तरीके से जाने तो ये यहाँ पर एक जैसे किसी देश के अंदर राजा का शासन होता है कि प्रजा उसका वहाँ पे कहा मानेगी, ये उस तरीके से हो गया। प्रजातंत्र नहीं है ये। पिनोशे का एक एग्जाम्पल दिया, चिले के अंदर तानाशाह जो होते हैं उनका चुनाव भी लोग नहीं करते। ये राजशाहियों पर भी लागू होता है। सऊदी अरब का भी एक एग्जाम्पल दिया जहाँ पे शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने जाते। राज परिवार में जिन लोगों का जन्म हो जाता है उन्हें ये हक मिल जाता है कि फिर वो उसी गद्दी पर बैठेंगे और शासन करेंगे। तो 3 एग्जाम्पल इन्होंने दिए, एक म्यांमार का है, पिनोशे चिली का है और सऊदी अरेबिया का है, जहाँ पर जो उन देशों की जनता है उसका कोई भी भागीदारी उस शासन को चुनने में या शासन को चलाने में नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ एक राजा होता है या जो राज परिवार में जन्म ले लिया होता है वही यहाँ का शासक बन जाता है, या फिर जैसे म्यांमार में देखा कि कोई सैनिक है, उस सेना के ऊपर जिसका शासन होगा, जिसने नियंत्रण कर लिया होगा, वो वहाँ का देश का शासक बन जाएगा। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना पड़ेगा कि असल में लोकतंत्र सरकार कौन सी है और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकार कौन सी है जो देश को चला रही है। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। इसके बारे में हमें यहाँ तभी पता चल पाएगा। अब रिबियांग स्कूल से घर गई। उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया और इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि उक्तियां कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। उनका पहला जो स्टेटमेंट नोट करी थी यह है कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। यानी जिस भी इंसान को हम जनता प्रतिनिधि के रूप में चुनती है वही प्रतिनिधि उस पर शासन करता है, यानी कि जनता पर जो शासन किया जाता है उस प्रतिनिधि का चुनाव वही जनता करती है। सो लोकतंत्र ये अधिकार देता है सब लोगों को कि हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने को कहता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उन्हें मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद
लोकतंत्र ये भी आदेश देता है कि तानाशाहों का चुनाव तो किया जाएगा, लेकिन जब जब उनके मुंह से आप अपनी इच्छा की बातें सुनेंगे, वो जिन प्रतिनिधियों को आप चुनते हैं वो आपके ऊपर अपनी मर्जी का कोई भी नियम कानून लागू नहीं कर सकते। वो सिर्फ वही काम करेंगे जो जनता करवाना चाहती है, जनता की मंजूरी है, पूरे लोग मिलकर के करवाना चाह रहे हैं। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। व्यक्ति की न्यायप्रियता कि व्यक्ति कितना जस्टिस करता है किसी चीज को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी समानता को लेकर के, तो लोकतंत्र बन पाता है, संभव हो पाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के प्रति उसके अधिकारों को नहीं वंचित किया, उसके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है, उनसे वंचित किया जा रहा है, समानता का नहीं दी जा रही है, किसी रोजगार में उसे अपनाने से रोका जा रहा है, शिक्षा नहीं दी जा रही है, किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से उसे रोका जा रहा है, यानी किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर कोई अन्याय किया जा रहा है तो लोकतंत्र की जरूरत बन जाती है। फिर उसमें राजा का यहाँ पे कोई भी मत या नियम नहीं चलता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र शासन ये भी हमें बताता है कि जिस सरकार की हमें ज़रूरत है ऐसी ही सरकार हम पर शासन करे, वही प्रतिनिधि हम चुने जो हमारी समस्या है उनका निपटारा हो, ना कि प्रतिनिधि अपने अकॉर्डिंग ही बस कानून बनाकर और उन्हें लागू करते रहें। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। अगर किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र यानी कि लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लोग उसमें अपनी राय, अपनी समझ नहीं देते हैं, तो ये उनके विरुद्ध समानता या उन्हें संविधान में दिए गए अधिकारों से वंचित करने का एक पहलू हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी शासन व्यवस्था में। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया है इन्होंने कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, किस बेस पर हम ये समझें कि जिस जो सरकार है वो उस शासन को कैसे चला रही है, यानी कि उसमें जनता का पार्टिसिपेशन है भी या नहीं, जनता के बारे में सोचा जा रहा है या नहीं, जनता को उसके अधिकार पूरे दिए जा रहे हैं या नहीं, जनता को समानता दी जा रही है या नहीं, जनता को किसी प्रकार से किसी भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, उसे किसी अधिकार से वंचित तो नहीं किया जा रहा, उसके साथ में कोई छुआछूत जैसी अस्पृश्यता का कारण तो नहीं है, सब चीज़ों में वो समान है। तो इस चीज़ के लिए लोकतंत्र हमें क्या विशेषताएं देते हैं, हमें कैसे पता चले कि जो सरकार हम पर शासन कर रही है लोकतांत्रिक ही है। उसका पहली बात ये आती है इसमें कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है कि जो लोग हम पर प्रतिनिधि या सरकार के अंदर है शासन कर रहे हैं वो हमसे ही चुन करके जाते हैं, यानी कि जनता उन प्रतिनिधि का चुनाव करके उन्हें शासक बनाती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े हुए हैं। कुछ सवाल हैं जैसे कि इस परिभाषा को हम देखें तो इसके अनुसार शासक कौन है, इस शब्द का मतलब क्या है शासक। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है, किन अधिकारियों का चुना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन कि शासक है क्या, किन लोगों को कहा जाता है कि वो चुने गए हैं, या जो लोग नहीं चुने गए हैं तो उन्हें लोकतंत्र के अंदर कैसे कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव क्यों कहते हैं और चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के पीछे किन नियम और शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये दिया इन्होंने, क्वेश्चन अराइज होता है कि लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, कौन लोग हैं वो जो शासकों का चुनाव करते हैं, या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक
सरकार यहाँ पर व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। अब इसमें चौथा क्वेश्चन भी आता है कि सरकार का वह कौन सा स्वरूप है जिसे हम लोकतांत्रिक कहें। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? जिन शासकों को हम चुनते हैं वह लोकतंत्र में अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं से बंधकर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। इस चीज को अब हम जानेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। यानी पाकिस्तान जो दूसरा देश है उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने अक्टूबर 1999 में एक सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। यानी कि जिस सरकार को लोकतंत्र यानी लोगों ने चुना था उस सरकार को उन्होंने हटा दिया, उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। परवेज मुशर्रफ जी ने खुद को उस देश का फिर खुद मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। जो लोगों ने सरकार चुनी थी, जो अपने प्रतिनिधि चुने थे, सत्ता में पहुंचाए थे, सरकार में पहुंचाए, फिर वो शासन कर रहे थे, उन्हें उखाड़ फेंका और खुद यहाँ पर मुख्य कार्यकारी बनकर बैठ गए। पाकिस्तान के अंदर 1999 में जब ये तख्तापलट इन्होंने किया, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। कुछ टाइम बाद ही फिर उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। फिर 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया, यानी लोगों से वोट डलवा करके जब मेजोरिटी ऑफ वोट आ गई तो अपने जो कार्यकाल था कि लोगों का अगर मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति तो 5 साल का रहेगा, उस कार्यकाल को पहले कम हुआ करता था वहां पर, फिर 5 साल के लिए बढ़वा लिया। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है कि मानव अधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने इस बात पर आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी हुई है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को भी बदल डाला। यानी 1999 की बात है जब पाकिस्तान ने एक तख्तापलट की अगुवाई करी, है ना, सैनिक तख्तापलट की अगुवाई करी। लोकतांत्रिक ढंग से जो उस देश में चुनी हुई सरकार थी उसे इन्होंने उखाड़ फेंक दिया और अपने आप को मुख्य कार्यकारी घोषित कर लिया। कुछ टाइम बाद ही राष्ट्रपति द्वारा 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया गया, उसमें अपने कार्यकाल को इन्होंने 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने और जो मानवाधिकार संगठन थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने इस पर आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर इसमें यहाँ पे गड़बड़ियाँ की गई हैं, ये जो जनमत संग्रह हुआ है एक धोखाधड़ी है। फिर अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। जब इन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया तो पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया गया। इस ऑर्डर के अनुसार कहा गया कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियां वहाँ होती हैं, उनको कभी भी भंग कर सकते हैं। तो मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। अब इस बात से क्या निकल के आया कि जब पाकिस्तान के संविधान बदल दिया गया और उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों असेंबलियों को भंग कर सकते हैं, सो जो वहाँ की मंत्री परिषद है उसके कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होते हैं। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पूरी निगरानी करती है मंत्री परिषद के कामकाज की।
और जिसमें ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी के अंदर सदस्य ज़्यादातर फौजी अधिकारी ही होते हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद में राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए भी चुनाव कराए गए। फिर इस प्रकार पाकिस्तान में आगे क्या हुआ कि चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी आज भी। जिन लोगों में जब प्रांतीय और यहाँ पे राज्य असेंबली यानी राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए तो उन चुनावों में कुछ प्रतिनिधियों को चुना गया और उन प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी दिए गए जो कि सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के ही पास थे, जो अधिकार उन्हें दिए गए थे। इस बात से स्पष्ट यह होता है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हो सकते हैं। जैसे अनेक ठोस कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया था, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसे तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई शासन व्यवस्था संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में ऐसी असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तब ही किसी देश की व्यवस्था, शासन व्यवस्था को, सरकार को लोकतांत्रिक कहा जाएगा। तो इस पूरी बात से हमें एक समझ में आता है कि अगर लोकतंत्र की पहली विशेषता देखें तो ये है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथ में होगी, तो उसे कहा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन है। अदरवाइज ये शक्ति किसी और के हाथ में है, तब वहां पर उसे नहीं बोला जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन है। एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर एक चीज बताई थी, ये है यहाँ सीरिया पश्चिम एशिया का एक देश है, छोटा सा पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। यानी सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है जहाँ पर बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टी हैं जो कि देश में राजनीतिक गतिविधियां करती हैं। क्या इस कार्टून को चीन और मैक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है, इस बारे में यहाँ बता रहे हैं। ये सीरिया का एक शासन व्यवस्था इन्होंने दिखाई है कि जब तक बाथ पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगी, अंदर नहीं आ सकती। इस तरीके का वहाँ पे चलन ये था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मुकाबला, इसके बारे में बताया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, चीन की संसद को क्वांगवो राममिन दाइवियाओ दाहुई, ये राष्ट्रीय जन संसद से कहा जाता है। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। यानी चीन की संसद को क्वांगवो रामन दाइवियाओ दाहुई कहते हैं। ये चीन की राष्ट्रीय जन संसद है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, 5 वर्ष बाद। इस संसद को देश के चुनाव नियुक्त करने देश के राष्ट्रपति, इस संसद को देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार संसद को दिया गया है चाइना में। इसमें पूरे चीन में करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है।
चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002 और 3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में अगर देखा जाए तो जब यहाँ की संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार मिला, पूरे चीन में करीब 3000 सदस्यों के बीच में चुनाव करवाए गए। ये चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ी, जो कि 2002 और 3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियां के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको 1930 में आज़ाद होने के बाद में जब मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। चाइना में हर 5 वर्ष बाद में चुनाव किए जाते हैं। और मैक्सिको के अंदर 1930 में जब मैक्सिको आज़ाद हुआ तो मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव यहाँ पे कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। मैक्सिको के अंदर कभी भी फौजी शासन नहीं लगा, कभी भी तानाशाही नहीं हुई। लेकिन सन 2000 तक चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। मैक्सिको के अंदर जब मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ तो 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव किए गए। देश में कभी भी फौजी शासन नहीं चला, कोई भी तानाशाह का शासन नहीं चला। लेकिन 2000 तक चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर यहाँ पे उनका क्या कर लेते थे, विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। किसी भी तरीके से उसे जीतना था, किसी भी कीमत पर जीतना था, भले ही तरीका उसका गलत हो, लेकिन PRI यहाँ पर जीतना चाहती थी और अपने कुख्यात तरीकों से जीतती भी थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के बीच पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। अब यहाँ पे बताया कि सरकारी स्कूलों के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली सभी लोगों के लिए पार्टियों की बैठकों में जाना बहुत ज़रूरी था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के लिए अलावा उनकी गतिविधियों की नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम इस वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं मान सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? जैसे मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं,
वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। वहाँ के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, निष्पक्ष थे चुनाव वहाँ के। इस प्रकार जब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ ले सकते हैं। लोकतंत्र के लिए चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों का होना भी बहुत ज़रूरी है कि पार्टियां छोटी हों या बड़ी, लेकिन और होनी चाहिए। इसलिए लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें, शासक दल को गद्दी से उतार दें, शासक दल को उतार दें। इस प्रकार हमें दूसरी विशेषता लोकतंत्र की यह मिलती है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के हाथ लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। इसलिए यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, क्या कहता है ये? पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। सार्वभौम का मतलब है सभी, वयस्क का मतलब जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है, और वयस्क मत अधिकार कहते हैं वोट देने का अधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार से जुड़ी हुई है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान भी लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम है। वंचित करने के उदाहरण भी यहाँ पर कम हैं। जैसे देखा जाए तो 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को ही वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि देश की आधी आबादी, सऊदी अरब के अंदर देश की आधी आबादी घर में ही बैठा करती थी, जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था। वे अपने प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, उन पर केवल शासन किया जाता था। एस्टोनिया का एग्जाम्पल देखें तो अपने यह नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। यानी रूस के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, यहाँ पे रूस के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है एस्टोनिया के अंदर। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। तो 3 एग्जाम्पल बताएं कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतें वोट नहीं देती थी। एस्टोनिया में जहां नागरिकता के नियम कुछ तरह बनाए गए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान करने का अधिकार ही नहीं था। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट पर महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। अब लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 पॉलिटी में दिया गया है। तीसरी यहाँ पे लोकतंत्र की विशेषता बताई है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का वोट देने का अधिकार होना चाहिए और वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने दिया है ये आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट है। वो भी क्या दिन थे जब मैं एक ही व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। कानून का राज और अधिकारियों का आदर कैसे